मुझे गाड़ी की चाबी लाकर दो, मुझे बहुत जरूरी काम के सिलसिले में जाना है। उसने नौकर को इशारा किया तो वो कमरे में जाने की बजाय खामोशी से अपने मालिक के चेहरे को देखने लगा। चेहरे पर डर और परेशानी के हावभाव साफ नजर आ रहे थे। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कहाँ खोए हुए हो? मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। जाओ, जाकर मेरी गाड़ी की चाबियां लेकर आओ, मुझे कहीं जाना है। उसने हैरत से नौकर के परेशान चेहरे को देखा। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। उसके हर हुक्म को हवेली का एक एक नौकर पलक झपकते पूरा करता था। लेकिन आज आज रघु उसके हुक्म की अवहेलना करते हुए चुपचाप खड़ा था। रियांश रायचंद ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वह जल्दी से होश की दुनिया में आया और चोर नजरों से अपनी छोटी मालकिन को देखने लगा, जो सिर्फ 17 साल की थी, मगर उसने पूरे घर को अपनी उंगलियों पर नचा रखा था। घर के बड़े बुजुर्ग के साथ साथ नौकर भी उससे काफी डरते थे। रियांश रायचंद ने उसकी निगाहों का पीछा किया तो देखा वो नब्बेया खड़ी थी। रियांश की नजरें जैसे ही नब्बेया पर पड़ी, उसने तुरंत अपनी पलके को झुका लिया और चेहरे पर ढेर सारी मासूमियत ओढ़ ली। निचला ओठ बाहर निकालते हुए अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। इस वक्त वाकई वो एक मासूम सी गुड़िया लग रही थी, इतनी मासूम कि कोई जोर से बोल दे तो उस मासूम सी गुड़िया में दरार आ जाए। लेकिन यह तो रियांश जानता था कि ऊपर से मासूम सी गुड़िया दिखने वाली नब्बे अंदर से पूरी आफत की पुड़िया थी। अब क्या किया तुम लोगों ने? रियांश रायचंद ने अपने सीने पर हाथ बांधे और दोनों के चेहरे को गौर से देखने लगा, जैसे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि इनके मन में आखिर चल क्या रहा है। बेचारे नौकर का हाल तो बहुत बुरा हो गया था। उसका पूरा वजूद डर से कांपने लगा, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। रियांश की गाड़ी को कोई हाथ भी लगाए तो वह तूफान खड़ा कर देता था, और यहाँ पर तो आगे सोचने की बेचारे रघु में हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि वह बाहर रखा ही इसलिए गया था कि गाड़ियों की देखभाल कर सके। अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए तो उसे मिस्त्री के पास ले जाए। नब्या तो रियांश के हाव भाव देखते हुए अपनी जान बचाने के लिए तुरंत कमरे में भाग गई। अब वहां केवल वही दोनों बचे थे। रघु अब कुछ बोलेगा या फिर मुझे अपनी असली रूप में आना पड़ेगा। इस बार रियांश का अंदाज थोड़ा सख्त हुआ था और रघु ने जल्दी से रियांश के सामने हाथ जोड़ दिए। मालिक, हमें माफ कर दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है। यह कहकर वो फिर खामोश हुआ था। आगे बोलो, मैं सुन रहा हूँ। रियांश ने उसके आगे बोलने के लिए उकसाया। मालिक, छोटी मालकिन ने गाड़ी कहीं ठोक दी है। गाड़ी की हालत बहुत खराब है, मैंने उसे मिस्त्री के पास भिजवा दिया है। यह सुनकर तो जैसे उसके सिर पे आसमान आकर गिरा था। तुम होश में तो हो? यह क्या कर रहे हो? अरे, वो गाड़ी 2 दिन पहले ही मैंने शोरूम से निकाली थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू थी। और तुम्हारी छोटी मालकिन को वो गाड़ी चलाने की इजाजत किसने दे दी? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि उसे इन चीजों से दूर रखा करो। अरे, उसे तो ढंग से ड्राइविंग भी नहीं आती। तुम भी हमेशा गलती कर जाते हो। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? चलो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो बुरी तरह नाराज हो गया था। लगभग 2 दिन पहले ही उसने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हिस्सा लिया था, जिसमें वो अपनी डील फाइनल करने में सफल रहा था और बदले में उसे एडवांस में 6 करोड़ मिले थे, जिसमें से 5 करोड़ की उसने नई गाड़ी खरीदी थी। लेकिन वह गाड़ी मैडम जी ने एक ही दिन में कहीं ले जाकर ठोक दी थी। जब उसने गाड़ी की हालत देखी तो उसे चक्कर आने लगे। उसने चकराते सिर को संभालते हुए वहीं कुर्सी पर बैठ गया और फौरन ही उसके मन में नब्या का ख्याल आया। कहीं उस बेवकूफ नासमझ लड़की को तो कोई चोट नहीं लगी? जब गाड़ी की हालत इतनी खराब है तो यकीनन नब्या को भी चोट जरूर लगी होगी, जो उसने मुझसे छुपा ली है। वो फौरन गाड़ी को भागता हुआ दोबारा हवेली आया था। मिस्त्री को उसने कह दिया था कि गाड़ी को ध्यान से ठीक करे। वो तेज तेज कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो देखा वह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। चेहरे पर हमेशा रहने वाली हल्की मुस्कान थी। गुलाबी होठ धीरे धीरे हिल रहे थे। शायद वो कोई गाना गुनगुना रही थी और बहुत ही सावधानी से नेल पॉलिश भी लगा रही थी। उसे मस्त अंदाज में देखकर रियांश वहीं दरवाजे पे ही रुक गया था। इतने ही पल वो
उसके मासूम से चेहरे को देखता रहा। चेहरे पर वही बेफिक्री और हमेशा की तरह खूबसूरती। अभी वह सिर्फ 17 साल की थी। नई नई जवान ने खूब रंग रूप बिखराया था उस पे। उसके तीखे नैन नक्श उसके सबसे अलग बनाते थे। छोटी सी सुतवा नाक, खिलता सफेद रंग, हल्की गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी काली आंखें और उन काली आंखों के ऊपर बड़ी बड़ी काली पलके की झलक तो सादगी में भी कयामत ढाती थी। इस वक्त वह दुपट्टे से बेखबर बड़े मगन अंदाज में अपने पैरों पर झुकी नेल पॉलिश लगा रही थी। आगे झुकने के बजाय उसके डीप गले पर रियाज की नजर एक पल के लिए अटक गई थी। उसने अगले ही पल थूक निकलते हुए उसने अपनी नजरें उसके ऊपर से हटाई थी। वो किसी भी कमजोर पल का शिकार होकर उसकी खूबसूरत में कैद होना नहीं चाहता था। भले ही वो उसकी बीवी थी, वो उस पर अपना हक रखता था, लेकिन उसे यह भी पता था कि अभी वह बहुत छोटी है, सिर्फ 17 साल की। उसके साथ भी गलत कर बैठा तो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, लेकिन वह ये तो इतनी मगन थी कि उसकी तरफ देखा ही नहीं। रियांश के लोगों पर अब एक हल्की सी मुस्कान आई थी, जो ऐसी थी लापरवाह सी, बेफिक्र सी। वो लड़की किसी को अपना दीवाना बना सकती थी। उनकी शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे, मगर इन 2 सालों में उसके करीब जाना तो दूर की बात, रियांश रायचंद ने अपनी पत्नी को कभी गौर से भी नहीं देखा था। और यही बात है अब नव्या को चुभने लगी थी। वो उसे जताना चाहती थी कि अब वो कोई छोटी बच्ची नहीं रही, बल्कि समझदार हो चुकी है और सब कुछ अच्छे से समझती है। तुम ठीक तो हो? वो तेजी से चलते हुए उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चिंतित लहजे में पूछा। उसके स्पर्श को महसूस करते हुए एक सिरहन की लहर नव्या के पूरे वजूद में दौड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जबकि उसके गाल भी शर्म से गुलाबी हो गए थे। और आजकल तो वो कुछ ज्यादा ही शर्माने लगी थी, क्योंकि अब वो अपने पति की नजदीकियां चाहती थी। जवानी के जज्बात उसके तंग करने लगे थे और वो रेयांश के चौड़े सीने से लिपट कर अपने जज्बात को सुकून देना चाहती थी। लेकिन रियांश हमेशा दूरी बनाए रखता था और यह बात नव्या को चिढ़ाने के लिए काफी थी। वो कैसे रियांश को बताती कि उसका मन रियांश रायचंद की महक को महसूस करने के लिए मचलने लगा था। मैं ठीक हूँ, उसने कांपते हुए स्वर में कहा और हकलाते हुए जवाब दिया। मगर रियांश ने उसके लहजे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रियांश ने उसके बाजू को पकड़कर उठाकर अपने सामने खड़ा कर दिया और उसे धीरे से इधर उधर चेक करने लगा। यकीनन तुम्हें चोट लगी है, लेकिन तुम मुझे बता नहीं रही हो। वो उसके बाजुओं को छू कर वो उसके बाजुओं को छू कर देख रहा था और अब उसके हाथ उसकी कमर पर गए थे। नव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसका हर स्पर्श नव्या की धड़कनों में एक नया शोर पैदा कर रहा था और इस बात से बेखबर रियांश उसके वजूद को टटोल कर उसकी चोट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। रियांश, चोट तो कहीं और लगी है, तुम अभी तक सही जगह पर नहीं पहुंच पाए हो। और रियांश घबरा कर खड़ा हुआ था। कहाँ कहाँ लगी है चोट, दिखाओ मुझे। यहाँ यहाँ लगी है चोट मुझे। उसने अपने दिल पर उंगली रखी थी। छूकर महसूस करो मेरी चोट को, कितना दुखता है मुझे। और आपको इस बात का एहसास नहीं है। तुम पागल हो, एकदम पागल। वो उसकी बात का मतलब फौरन समझ गया था और एक झटके से उससे दूर हुआ था। पागल हूँ रियांश, आपके प्यार में पागल हूँ। मेरी इन धड़कनों को महसूस करो, जो अब दिन रात तुम्हारे नाम पर धड़कने लगी है। लेकिन तुम तो मुझसे यूं दूर भागते हो जैसे कोई अछूत हो। क्या क्या तुम्हें पसंद नहीं? क्या मैं बहुत बुरी हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं? वो आंखों में आंसू लिए दर्द भरे अंदाज में सवाल कर रही थी और रियांश को उसकी आंखों में आंसू पसंद नहीं थे। आगे बढ़ते हुए उसने नव्या की आंखों के आंसू साफ कर दिए। तुम बहुत खूबसूरत हो नव्या, इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर किसी के भी होश गुम हो जाए। और ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। फिर मुझसे दूरी क्यों रहते हैं? मेरे पास क्यों नहीं आते? उसने सिसकते हुए कहा। मेरी मजबूरी है नव्या, यह सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। अभी तुम छोटी, बहुत छोटी हो। इस रिश्ते की नाजुकता की तुम्हें समझ नहीं है। नहीं हूँ मैं छोटी, बहुत बड़ी हो गई। बताइए न कहाँ से छोटी हूँ?
वो तनकर रियांश के सामने खड़ी हुई थी, बिना दुपट्टे के। वो अपनी जज्बात के रंग बिखेर रही थी और रियांश की धड़कनें एक पल के लिए तेज हो गई थी। उसने जल्दी से ऊपर से नजरें हटाई। देखा नहीं हो ना मैं आपको पसंद, इसलिए आप मुझसे नजरें चुराते हैं, मुझे जी भर के देखते भी नहीं। मासूम सी 17 साल की नव्या को रेयांश की आंखें के जज्बात समझ नहीं आते थे। उसे बस अपना इग्नोर होना बुरा लगता था। उसने उसके गालों के नीचे हाथ रखते हुए कहा, बहुत जल्द मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा और ऐसे दूर करूंगा कि तुम खुद मेरी शिद्दत से पनाह मांगोगी। वो अपनी आंखों में मदहोशी के रंग लिए उसे देख रहा था। लेकिन बस इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। फिलहाल तो अपने बहुत ज्यादा ध्यान रखा करो। अगर मैं तुम्हें किसी चीज से मना करता हूँ तो वो तुम्हारी भलाई के लिए करता हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम हर चीज में प्रयोग करने लगे। यह जीवन प्रयोगों की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता है, यह बहुत ही अनमोल है। वो उसे और भी कई बातों समझा रहा था, लेकिन उसका ध्यान तो बस उसके हाथ पर ही अटका हुआ था, जो इस वक्त नव्या के गालों को छू रहा था। जब उसने अपना हाथ उठाया तो उसे बुरा लगा। वो वहां से जाने ही वाली थी कि नव्या ने उसका बाजू पकड़ लिया। क्या हुआ? क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? वो बड़ी मुश्किलों से अपने गुस्से को काबू में रखते हुए समान अंदाज में बात कर रहा था, क्योंकि उसे नव्या पर गुस्सा तो था कि उसने उसकी बिना अनुमति के गाड़ी को हाथ लगाया, तो लगाया कैसे? बात गाड़ी की नहीं थी। अगर नव्या को कुछ हो जाता तो रियांश दादी को क्या जवाब देता? दादी ने उससे एक वादा लिया था, जितनी बड़ी गलती नव्या की थी उसका बस चलता तो वो उसे घर से बाहर निकाल देता। केवल दादी की वजह से वो उसका ख्याल रखता था और उसकी इज्जत करता था। हाँ मैं ठीक हूँ, यह कहकर नव्या ने झटके से उसका बाजू छोड़ा। मुझे तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही, अगर कहो तो मैं डॉक्टर के पास ले चलूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेरा इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, उसने धीरे से कहा। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मैं समझा नहीं। वो वाकई कुछ भी नहीं समझ पाया था, या फिर वह जानबूझकर अनजान बन गया था। कुछ नहीं, मैं तो यही बात कर रही थी। आप जाइए, आपको ऑफिस से देर हो रही होगी। यह कहकर वो गुस्से से वहां से चली गई, जबकि वो भी कंधे उचकाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। ऑफिस में बैठे उसे अभी 2 घंटे ही हुए थे। एक बार फिर घर से कॉल आने लगी और कॉल उसके सबसे खास नौकर की थी, जिसे उसने नव्या की सुरक्षा के लिए रखा हुआ था। साहब जी, छोटी मालकिन का कुछ पता नहीं, वो कहीं भी नहीं मिल रही, ना जाने कहाँ चली गई है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने कहा था ना कि उस पर नजर रखना। और उसे घर से बाहर निकालने की अनुमति किसने दे दी? और तुम हो कि तुम्हें यह तक नहीं पता है कि वह कहाँ है। कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। उसका सिर बुरी तरह से झंझना उठा। वो जितना उस लड़की को समझाता था, वो उतना ही सिर पर चढ़कर नाचती थी। ओ गॉड, मुझे हिम्मत देना, नहीं तो इस बार यह लड़की मेरे हाथ तो मार ही जाएगी। वो मन ही मन उस पर गुस्सा हो रहा था, उसे कोस रहा था। साथ ही उसने अपने मोबाइल ऑन किया और उसकी लोकेशन डिटेक्ट करने लगा। दरअसल उसने नव्या के मोबाइल में एक छोटी सी डिवाइस कनेक्ट की थी, जिससे वह यह जान सकता था कि वह इस वक्त कहाँ पर है। मगर यह क्या, उसका मोबाइल तो घर पे ही हुआ था। उस दिन मौसम भी बहुत खराब था, तेज हवाएं चल रही थी और आंधी तूफान आने का संदेशा था। वहीं वो लड़की गाड़ी लेकर बाहर निकल चुकी थी। एक गाड़ी तो वो बर्बाद ही कर चुकी थी और अब लग रहा था कि दूसरी फिर उसके हाथों से निकल जाएगी। उसने अपनी नादान और बेवकूफ सी पत्नी के सभी दोस्तों को कॉल कर ली थी, मगर सभी ने अनजान होने का नाटक किया। फिर वह हवेली के आसपास के इलाकों में ढूंढने के लिए निकल गया था और लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद उसे एक चाय के होटल में बैठी मिली। वो बहुत ही सुकून से चाय पी रही थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसने सामने वाले टेबल पर बैठे हुए कुछ आवारा लड़के उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। और यह सब देखकर रियाज रायचंद का खून खौल उठा। वो गुस्से से लपकता हुआ वहां पहुंचा और एक लड़के का कॉलर पकड़कर उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया। वो मानसिक रूप से तैयार नहीं था, इसलिए लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। यह देखकर बाकी लड़के भी चौंक गए थे। इस अजनबी ने बिना कुछ कहे उसके दोस्त पर हाथ उठा दिया था। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे दोस्त पर हाथ उठाए,
दूसरे लड़के ने कहा और खड़ा हुआ, लेकिन रियांश ने उसका हाथ भी पकड़ लिया और उसे भी अच्छे से धुन कर दिया। थोड़ी ही देर में वहां बैठे सभी लड़के को सबक सिखा चुका था। नव्या जो सिर्फ एक रोमांच के लिए घर से निकली थी, उसके बहमो गुमान में भी नहीं था कि रियांश टाइसन उसे ढूंढता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। अब की बार वो अपनी पत्नी के पास आया और जोर से टेबल पर हाथ मारा। मैंने तुम्हें क्या समझाया था नव्या, जब तुम मेरे घर आओगी तो तुम्हें अपने पिछले सारे तौर तरीके छोड़ने होंगे, अपनी सारी आदतों को कुर्बान करना होगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत ज्यादा आजादी दे रखी थी, इतनी कि उन्हें यह भी परवाह नहीं की कि तुम उनकी बेटी कहाँ है और कहाँ समय बिता रही है। मगर माफ करना, मैं तुम्हें इतनी आजादी नहीं दे सकता। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी इज्जत हो, और जब तक मेरी जिंदगी में रहोगी तब तक मेरा फर्ज है कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब तुम खुद चल रही हो या मैं तुम्हें खींचते हुए ले जाऊं? आखिर बात उसने दांत भींचते हुए कही थी। तो वह तुरंत उठी और भागते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गई। रियांश टाइसन ने एक नजर उसकी लाई हुई गाड़ी पर डाली। भगवान का शुक्र था कि गाड़ी की हालत बिल्कुल ठीक थी। तो वह तुरंत उठी और भागते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गई। रियांश रायचंद ने एक नजर उसकी लाई हुई गाड़ी पर डाली थी। भगवान का शुक्र था कि गाड़ी की हालत बिल्कुल ठीक थी। तुम रात के इस प्रकार यहाँ क्या कर रही थी और पिछले 4 घंटे से कहाँ घूमती रही हो? मुझे सच सच बताओ। मैं विवान और बाकी लोगों के साथ खाना खाने आई थी। यह वही है ना जो तुम्हारे कॉलेज के दोस्त थे? यह सुनकर उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम अपने सारे मेरे फ्रेंड से सारे रिश्ते तोड़ दोगी? तो फिर यह सब क्या है? क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है या तुम्हें लगता है मुझे उल्लू बनाना बहुत आसान है? वो गुस्से से दहाड़ा। आपने मुझे कहा था कि मैं अपने कजन्स के साथ घूम सकती हूँ, और आप जानते हैं कि विवान मेरा बहुत अच्छा कजन है और उसके साथ मेरे दोस्त भी। वो धीमे स्वर में बोली थी। तुम्हारा जो कजन है वो कैसा कजन है? मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी माँ की सहेली का बेटा है, यही ना? तुम उसकी माँ को मौसी कहती हो, तो वो तुम्हारा कजन हो गया। वेरी फनी। कान खोलकर सुन लो, वो मेरे सीने पर एक बोझ की तरह है। वो गुस्से से चीख पड़ा। नव्या आंखें फाड़े रियांश के इस गुस्से भरे स्वरूप को देखती रही। वो उस पर गुस्सा कर रहा था और उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसके दिल पे एक मीठी सी लहर उठी। वो उस पर अपना हक जता रहा था और यह नव्या को अच्छा लगता था। यही सोचते हुए इस गंभीर स्थिति में उसे हंसी आ गई थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसकी हंसी रियांश रायचंद के गुस्से को और भी हवा दे गई थी। रियांश ने झटके से गाड़ी रोकी। क्या हुआ? आपने गाड़ी क्यों रोक दी? उसने मासूमियत से अपने पति के चेहरे की ओर देखा, जो उसे लगभग 10 साल बड़ा था। गाड़ी से नीचे उतरो। क्या मतलब गाड़ी से उतर जाऊं? लेकिन बाहर कितना अंधेरा है, इस वक्त बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। मैं तो बाहर नहीं जा रही। उसने अपने बाजू लपेटे और सीट के सहारे टिककर बैठ गई। मैं तुम्हें सलाह नहीं ले रहा, बल्कि मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि अभी और इसी वक्त गाड़ी से उतरो। मैं तुम पर गुस्सा कर रहा हूँ और तुम्हें मेरे गुस्से की परवाह नहीं, उल्टा तुम मुझ पर हंस रही हो। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी और उसका शरीर डर से कांपने लगा था। अगर तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे यह सब करना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम खुद गाड़ी से उतर रही हो या मैं तुम्हें धक्का देकर उतारूं? चिंता मत करो, हवेली यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है। अगर तुम पैदल आओगी तो मुश्किल से 25 मिनट लगेंगे। शर्त यह है कि रास्ते में किसी जंगली जानवर से सामना न हो जाए, वरना फिर सिर्फ तुम्हारी हड्डियां ही मिलेगी। वो उसे डरा रहा था और साथ ही गाड़ी से उतरने को कह रहा था। मैं दादी से जाकर आपकी शिकायत करूंगी, उसने मासूमियत से धमकी दी। और मैं साफ मुकर जाऊंगा। वैसे भी दादी भी तुम्हारी इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी है। वो तो भगवान का धन्यवाद करेंगी कि तुम जैसी लड़की से उनका पीछा छूटा। आप बहुत बुरे हैं, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो एकदम से रो देने को हुई थी। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत भी नहीं है।
यह कहकर वो खुद ही गाड़ी से नीचे उतरा और उसकी साइड का दरवाजा खोलकर उसका हाथ पकड़ के उसे जोर से सड़क पर खींचकर उतार दिया। उसके घुटने जमीन से टकराने की वजह से जख्मी हो गए थे और वह दर्द से कर्रा उठी। उसकी चीख की आवाज सुनकर एक पल के लिए रेयांश का दिल कांप गया, मगर अगले ही पल उसने खुद को फिर से पत्थर बना लिया। वह उसे यहाँ से छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, सिर्फ सबक सिखाना चाहता था। जैसे जैसे गाड़ी की लाइट नव्या से दूर होती जा रही थी, वैसे वैसे उसे ऐसा लग रहा था कि वह मौत के करीब जा रही है। उसके जाने के बाद नव्या ने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिए, मगर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर गई। पैर फिसलने की वजह से वो नीचे जंगल की ओर लुढ़कती चली गई। रेयांश अभी सिर्फ 3 मिनट की ड्राइविंग पर ही आगे गया था कि अचानक उसका दिल घबराने लगा और नव्या का डरा हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी तो बच्ची जैसे हरकत कर रहा हूँ। रात के इस पहर एक जवान लड़की जो मेरी पत्नी भी है, उसे शहर के बीचों बीच छोड़ देना क्या किसी मर्द को शोभा देता है? कहीं ऐसा ना हो जाए उसे कोई गलत इंसान मिल जाए। यही सोचकर उसने तुरंत अपनी गाड़ी रिवर्स की थी, मगर जब वह वहां पहुंचा दूर दूर तक नव्या का नामो निशान नहीं था। जंगल में सियारों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जीवन में पहली बार रेयांश डर गया था, और वो भी उस छोटी सी लड़की के खो जाने पर। ऊंची आवाज में उसका नाम पुकारने लगा, लेकिन नव्या तो होश और चेतना से कोसों दूर जंगल के बीचों बीच पड़ी थी। हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? पता नहीं वो मासूम नादान कहाँ चली गई। वो लगभग पूरे 3 घंटे तक उसे ढूंढता रहा और इन 3 घंटों में उसकी सांसें सूख चुकी थी। उसने अपने एक पुलिस अधिकारी दोस्त को भी कॉल कर लिया था और अब वहां पुलिस भी उसकी मदद के लिए मौजूद थी। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई, सर जी, यहाँ पर एक लड़की बेहोश पड़ी है, देखिए कहीं यही तो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर रेयांश वहां भागता हुआ गया और जब सामने पड़ी हुई बेहोश नव्या को देखा तो उसके दिल को राहत मिली, मानो उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसका दिल खुशी से भर गया था और वह खुद की इस खुशी को समेट नहीं पा रहा था। उसने तुरंत नव्या को अपनी बाहों में उठाया और उसे अस्पताल लेकर भागा। वो डर और सदमे की वजह से बेहोश हो गई थी। जब नव्या को होश आया तो उसने देखा रेयांश उसके बहुत करीब बैठा है। रेयांश ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था और अपने सिर उसके हाथों के पास झुकाया हुआ था। नव्या के दिल में गहराई से इच्छा जागी कि उसके बालों में उंगलियां फिराए और उसके स्पर्श को महसूस करे, मगर इससे पहले कि वो अपनी इच्छा पूरी करती, रेयांश ने अपना सिर ऊपर उठा लिया। उसकी आंखें नींद की कमी की वजह से लाल थी और वो चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी, मगर जैसे उसने नव्या को होश में देखा, उसकी बेचैनी खत्म हो गई और आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। चेहरा एकदम से खिल उठा था। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि तुम होश में आ गई। उसने अपने ईश्वर का धन्यवाद किया और फिर सीधा मंदिर चला गया। वो अब भी नव्या को एक छोटी बच्ची ही समझता था और उसी कारण वह उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता था, जबकि नव्या को यह सब पसंद नहीं था। वो उसके साथ एक सच्चा वैवाहिक जीवन शुरू करना चाहती थी, एक वैवाहिक संबंध चाहती थी, मगर अपने मुंह से यह कहने में भी उसे शर्म आती थी। वो जानबूझकर ऐसी ऐसी हरकतें करती थी जिससे वो रेयांश की नजरों में बनी रहे और वह उसकी ओर आकर्षित हो। इसलिए इन दिनों वो अपने पति को अपने पीछे लगाए हुए थी, लेकिन वो भूल गई थी कि ऐसी हरकतों से वह सिर्फ अपने पति को परेशान कर सकती है और कुछ नहीं। जब वो दोबारा कमरे में लौटा तो उसने नव्या की आंखों में एक अलग सी चमक देखी, उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वो उसे एक संकेत दे रही थी। रेयांश उसे अच्छे से समझ चुका था, मगर उसकी सेहत और उसकी स्थिति को देखकर वो खामोश था। यह बात तो उसे पता थी कि नव्या चाहती है कि वह उसे अपनाए और उनके बीच पति पत्नी का रिश्ता बने, लेकिन वह डरता था कि कहीं वह उस मासूम सी जान पर ज्यादती न कर बैठे। वो उसके 20 साल के पूरे होने का इंतजार कर रहा था
और वो चाहता था कि इस दौरान नव्या भी धैर्य रखे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जब वो उसके पास गया तो नव्या ने मुंह फेर लिया और बिस्तर की साइड की ओर बैठ गई। मैं आपसे नाराज हूँ, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। ठीक है, तुम मुझसे नाराज हो जाओ और तुम्हें 100 बार मनाने के लिए तैयार हो, लेकिन भगवान के लिए इन दवाइयों से नाराज मत होना। अगर ये दवाई नहीं खाओगी तो जल्दी ठीक नहीं हो पाओगी। मुझे जल्दी ठीक होने का कोई शौक भी नहीं है, क्योंकि जल्दी ठीक होकर भी मुझे आपका ही हुक्म मानना है और आपकी दी हुई सजाएं सहनी होंगी। वो फुलाकर शिकवा करते हुए इस वक्त वह सीधा रियांश के दिल में उतरी जा रही थी और रियांश के लोगों पर एक शरारती मुस्कान आई थी। मेरा इतना ख्याल रखना तुम मेरी सजा कह रही हो, तुम ना समझ हो। सजा तो वो होगी जो तुम मुझसे चाहती हो। नाजुक सी जान है तुम्हारी, मुझे सह नहीं पाओगी। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर शरारत से बोला था और नव्या का दिल जोरों से धड़क उठा था। पूरे 17 साल और 10 महीने की हो चुकी हूँ, अगले 2 महीने में 18 की हो जाऊंगी और आप अभी तक मुझे छोटा ही समझते हैं। इस बार रियांश खिलखिलाकर हंस पड़ा था। 17 साल की तो ऐसे कह रही हो जैसे 27 की हो गई हो। सारे बेकार के ख्याल दिमाग से निकाल दो और पूरे 3 साल और इंतजार करो। अपना दिमाग पढ़ाई पर लगाओ। बेकार की बातें इस खाली दिमाग में मत भरो। मुझे इल्जाम देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। मैं तुम्हारे साथ कोई जाति नहीं कर रहा मैडम साहिबा, बल्कि 2 साल से आप मुझे तिगनी का नाच नचा रही हैं। कभी मैंने आपसे ऊंची आवाज से बात की? उसने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी ओर मोड़ा तो वह मासूमियत से सिर ना में हिलाने लगी। अगर आज मैंने तुम्हें उस जगह छोड़ा था तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ या फिर मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। इसका सीधा मतलब है कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। तुम्हें थोड़ी सी सजा देकर तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि आगे से कोई भी गलत हरकत नहीं करोगी। यह तुम्हारे हित में सही नहीं है। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। मुझे सच में तुम्हारी बहुत फिक्र है। अगर फिक्र करते हैं तो दिखाते क्यों नहीं है? आप हर बार यही करते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे कभी भी आपका प्यार दिखाई नहीं देता। वो गुस्से से मुंह फुलाते हुए बोली तो वह कितनी ही देर तक उसके मासूम हुस्न को देखता रहा। बेख्याली में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखाई देता? नव्या ने धीरे से सिर हाँ में हिला दिया और फिर धीरे से बोली, लेकिन आंखों में प्यार देखने का क्या फायदा? मुझे तो आपकी संगत चाहिए। मेरा दिल मचलता है आपके करीब आने को, लेकिन आप मेरे करीब नहीं आते। मेरा दिल करता है मैं आपके कंधे पर सिर रखकर लेटूं और आप मेरे सिर को हल्के से थपकते हुए दुनिया जहान की बातें करें और यूं ही आपकी बातें सुनते सुनते मैं आपकी बाहों में सो जाऊं। कभी दिल उदास होता है तो मेरा जी चाहता है आपके सीने से लगकर सारे गमों को हल्का कर लो। कभी जब मैं तैयार होती हूँ तो मेरा दिल करता है आप मेरी तारीफ करें, अपने होठों से मेरे गालों को छूते हुए मुझे कहे, नव्या तुम बहुत खूबसूरत हो। वो जज्बात की रो में बोलती चली जा रही थी और रियांश कितनी ही देर तक हैरानी से उसे देखता रहा। फिर वह बेखुदी में उसके होठों पर झुक गया, उसके नरम गुलाबी लबों को कतरा कतरा पीने लगा। नव्या इस सब के लिए वाकई मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। उसका शरीर जैसे स्थिर हो गया था। गर्म सांसों का तूफान आपस में घुलने मिलने लगा था। दिल जैसे असलियत तोड़कर बाहर आने को तैयार था, लेकिन उसने रियांश की शर्ट को मुट्ठियों में भींच लिया था। एक सुकून अपने वजूद में उतरता हुआ महसूस कर रही थी। रियांश जो पिछले 2 सालों से अपने जज्बात को संभालता हुआ था, जब अपनी नाजुक सी पत्नी की संगत को महसूस किया तो जज्बात बुरी तरह बहकने लगे थे। जो नरमी से उसका रसपान कर रहा था, अब उसमें धीरे धीरे शिद्दत आने लगी थी। वो उसके नाजुक से लबों को बुरी तरह लाल कर चुका था और फिर आखिरकार रियांश रायचंद
वो अपनी नाजुक सी पत्नी पर तरस आ गया। जब वो उसके होठों से अलग होकर साइड में हटा तो वह गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे, जबकि वह शांत भाव से निचला होठ दांतों से दबाते हुए आंखों में शरारत लिए अपनी पत्नी का यह अनोखा रूप देख रहा था। जरा सी गुस्ताखी पर तुम्हारी ये हालत है और बात करती हो शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करने की। जानते हुए हो उसमें क्या कुछ करना पड़ता है। बात सिर्फ लबों तक नहीं रहती, इससे आगे तक जाती है। जब पूरा का पूरा मेरी शिद्दत को सहोगी तो पता नहीं मुझे कैसे बर्दाश्त करोगी। वो उसे सिर से पांव तक देखते हुए मदहोश लहजे में बोला था, तो उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। दिल की धड़कनें अब तक काबू में नहीं थी। वो रेयांश के नरम नरम होठों का स्पर्श अभी भी अपने होठों पर महसूस कर रही थी। अगर वो अस्पताल के कमरे में न होती तो रेयांश से लिपट जाती, उसकी पनाहों में सिमट जाती, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया था। आपको अपना कोई भी रूप दिखाने की जरूरत नहीं है, कांपते लबों से कहते हुए उसने अपने चेहरे की लाली छिपाने के लिए मुंह फेर लिया था। और यह सुनकर वह ठहाके मार के हंस पड़ा था। मगर मुझे तो लग रहा था कि मेरी प्यारी सी छोटी सी नाजुक सी बीबी अब इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुकी है। मगर मुझे पता नहीं था हमारी मैडम साहिबा तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने की काबिलियत रखती है। ठीक है, जब तुम खुद को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पाई और तो मैं दोबारा तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। और नव्या का दिल धड़क उठा। वो तो दोबारा से रेयांश की संगत को महसूस करना चाहती थी। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो एकदम चिल्ला कर बोली। मगर फिर खुद ही अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे ऐसा कुछ नहीं करना था और वो पूरी तरह से चुप हो गई। अच्छा चला, जल्दी से दवा खा लो, फिर तुम्हें घर ले चलते हैं। घर वाले भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मुझे तो लगा था जितना तुम सबको तंग करती हो वो तो सुख मनाएंगे तुम घर पर नहीं हो, मगर दादी कोई 50 बार तुम्हारे बारे में पूछ चुकी है। वो प्यार से उसे दवा खिलाकर पानी पिलाकर लेटा चुका था। हम घर वापस कब जाएंगे? वो घड़ी की ओर देखते हुए बोली। 1 घंटे में डॉक्टर तुम्हें फ्री कर देंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम सुबह घर चलेंगे, क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है। नहीं नहीं, मुझे अभी घर जाना है। वो उसके सामने ही बैठ गया और उसके चेहरे को गहराई से देखने लगा। कुछ देर पहले की गई शरारत की लाली कुछ देर पहले की गई शरारत की लाली अभी भी उसके गालों पर थी। होठों की हल्की लालिमा रियांश की शिद्दत की गवाही दे रही थी। वो उसकी निगाहों से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। नव्या, मैं चाहता हूँ मेरी 5 बेटियां हो और 5 तुम्हारी जैसी हो। और यह सुनकर तो उसकी आंखें बाहर आने को तैयार हुई थी। पहले तो कभी उसने किसी बच्चे का नाम तक नहीं लिया था, बल्कि उसने ऐसी बात ही नहीं की थी। और आज आज वो पूरी 5 बेटी की बात कर रहा था। पांचों का चेहरा इस वक्त उसकी आंखों के सामने घूम गया था और उसका सिर चकरा कर रह गया। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना, वो मन ही मन बोली थी। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अब जल्दी ही अपनी फैमिली प्लानिंग शुरू कर दे, क्योंकि देखो बहुत वक्त बीत चुका है। मैं तो 27 का हो चुका हूँ। अगर 2 साल बाद मेरा बच्चा पैदा होता है, जब तक वह जवान होगा मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। वह जानबूझकर ये बातें कर रहा था और साथ ही साथ उसके चेहरे के हाव भाव भी देख रहा था। वह तो सोच भी नहीं सकता था कि उसे तंग करते हुए रेयांश रायचंद को इस हद तक मजा आएगा। प्लीज आप इस तरह की बातें मत करें, मेरा दिल घबराने लगता है। वो परेशानी से अपने हाथ मसलते हुए बोली। मेरी जान, बातों से दिल घबराता है? जब मैं यह सब कुछ हकीकत में करूंगा तब तो तुम बेहोश ही हो जाओगी। बस इसलिए थोड़ा सा तुम्हें इस रिश्ते को समझने के लिए और वक्त देना चाहता हूँ, ताकि तुम मानसिक रूप से हर चीज के लिए तैयार रहो। और यह सुनकर वह नजरें चुराने लगी। लगभग 1 घंटे बाद वहां डॉक्टर आ चुकी थी। उसने उसे सख्ती से हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुमने किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी और ना ही किसी चीज के लिए परेशान होना है। और अगर यह तुम्हें टेंशन दे तो तुम्हें मुझे बताना है। तब उसका यह राज भी उजागर हो गया कि डॉक्टर उसके पति के बचपन की दोस्त भी है।
अब यह जानने के बाद उसका मुंह एक बार फिर से गुस्से से फूल गया। वो डॉक्टर से भी सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी, जबकि डॉक्टर तानिया ने रेयांश रायचंद से सवाल कर ही दिया, यार तुम तो यूनिवर्सिटी में किसी को भी मुंह नहीं लगाते थे, बल्कि कॉलेज में भी तुम्हारी कोई लड़की दोस्त नहीं थी। ऐसा क्या हो गया कि तुमने एक छोटी सी कम उम्र लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, जबकि तुम वो कहते थे कि तुम एक ही बहुत ही मैच्योर लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करोगे। नव्या गौर से रियाज के चेहरे की ओर देखने लगी। उसे लग रहा था कि वह कह देगा कि यह सब कुछ घर वालों ने जबरदस्ती करवाया है, वरना नव्या की जात में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। इस तरह डॉक्टर ने सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। मगर हैरानी का झटका उसे उस वक्त लगा जब रेयांश रायचंद ने उसके कंधे के आसपास अपने बाजू लपेटे और प्यार भरे अंदाज में बोला, मोहब्बत पर इंसान का कोई जोर नहीं होता डॉक्टर तान्या। मोहब्बत इंसान को किसी भी से हो सकती है और किसी भी वक्त हो सकती है। मैंने जब इस लड़की को पहली बार देखा तो पहली नजर में इसका दीवाना हो गया था, और दूसरी तरफ मेरी दादी की भी यही ख्वाहिश थी, तो बस मैंने अपनी मोहब्बत और अपनी दादी की ख्वाहिश को अहमियत दे दी। वाह यार, तुम्हारे लिए तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, वो मुश्किल से मुस्कुराते हुए बोली थी, क्योंकि तान्या का शुमार भी उन्हीं लड़कियों में होता था जिन्होंने रेयांश रायचंद को प्रपोज किया था, मगर रेयांश ने सख्ती से मना कर दिया था। और अब उसके पहलू में एक छोटी सी कम उम्र नादान लड़की को खड़ा देखकर वो हैरान और परेशान रह गई थी, क्योंकि वो लड़की न तो रेयांश के मुकाबले की थी और न ही उतनी पढ़ी लिखी थी। अभी तो वह सिर्फ सेकेंड ईयर में थी। वो दोनों घर वापस आ चुके थे। रेयांश रायचंद ने उसे आराम करने के लिए कहा तो वो भी सुकून से अपने बेड पर जाकर लेट गई। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि वह उसके बेहद करीब मौजूद था और उसके चेहरे पर झुका हुआ था। यह देखकर उसका दिल धड़क उठा। अगले ही पर उसने अपनी पलकें झुका ली और उसकी पलकों में थरथराने लगी थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, इसमें कोई शक नहीं। यह कहकर उसने उसके होठों पर अपना अंगूठा फेरा तो वो शर्मा कर साइड में होकर लेट गई। व्यास रायचंद ने उसके कंधे से पकड़कर उसे फिर से अपनी ओर मोड़ा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्ही को तुम मुझसे शिकायत थी ना, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता और तुमसे प्यार का इजहार नहीं करता। वो अब उससे सवाल करने लगा तो उसकी आंखों में आंसू फैल गए। हाँ, मुझे यह सब महसूस होता था। मुझे लगता था कि शायद दादी की वजह से मजबूरी आपने यह शादी कर ली, मगर बहुत जल्द आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे और अपनी उम्र की ही किसी मैच्योर लड़की से शादी कर लेंगे, क्योंकि मैं तो बेवकूफ हूँ, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती। आपके सामने एक छोटी सी बच्ची लगती हूँ। लोग हमारे रिश्ते को लेकर बातें मनाते हैं, बस अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए खातिर आप मुझे छोड़ देंगे, उसने टूटे हुए लहजे में कहा तो रेयांश रायचंद ने बेहद तहासा नव्या के होठों पर उंगली रख दी। बात कह दी है, लेकिन दोबारा कभी मत कहना। मैं मर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया हो, तुम मेरी जिंदगी हो, और मैं कैसे अपने ही हाथे अपनी जिंदगी को खत्म कर सकता हूँ। तुम जानती हो हमारी शादी कैसे हालातों में हुई थी। ऐसे हालातों में शादी होना बहुत बड़ी बात होती है, और उससे भी बड़ी बात होती है उस शादी को जिंदगी भर निभा लेना। उसकी बात सुनकर वह फिर से अतीत में खो गई। वो उस वक्त 15 साल की एक मासूम कली थी, जो अपनी जिंदगी में खुश थी, मगन थी, जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था, लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया था। छोटे बच्चों के साथ हल्ला गुल्ला करना, चॉकलेट आइसक्रीम खाना उसके पसंदीदा शौक हुआ करते थे। घर में तो एक पल के लिए भी नहीं टिकती थी। स्कूल से आते ही बैग एक तरफ फेंका और बाहर गली मोहल्ले के बच्चों में हल्ला गुल्ला करने निकल जाती थी। उसकी माँ उसे पीछे से रोकती रह जाती थी। नव्या, अब तुम बड़ी हो रही हो, ख्याल रखा करो बेटा, इस तरह लड़कियों बाहर लड़कों के साथ खेलती अच्छी नहीं लगती। और नव्या एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। जब तक वो बाहर खेलती रहती, नव्या की माँ उस पर
पूरी नजर रखती थी, क्योंकि नव्या ने जैसे जैसे जवानी के दहलीज पर कदम रखा था वह खिलकर गुलाब का फूल बनने लगी थी। ऐसा मासूम हुस्न की देखने वालों की नजर भटक जाए। नव्या की माँ दिल पर हाथ रखकर अपनी बेटी के लिए भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, जिस कदर तूने इसे खूबसूरती की दौलत से माला माल किया है, वैसे ही इसके नसीब में अच्छा करना। लेकिन उसने क्या सोचा था कि जिंदगी इस तरह करवट बदल जाएगी कि उसकी सारी शरारतें सिर्फ और सिर्फ दुखों में बदल जाएगी। जैसे ही उसके पापा का देहांत हुआ था तो उसके मामा ने अपनी असली चेहरा दिखा दिया। न सिर्फ उन्होंने उसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया, बल्कि उसकी माँ के पास जो भी जेवरात थे वो भी ले लिए। उन्होंने उसे अपने घर में एक तरह से कैद कर लिया था और उसके साथ नौकरानी जैसा सलूक करते थे। पापा के मरने का गम नव्या की माँ को ऐसा लगा कि एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वह नव्या को इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। अब तो नव्या अपने मामा पर पूरी तरह आश्रित हो गई थी। दादी जी को अपनी पोती की बहुत याद आती थी, मगर जब भी वह उससे मिलने की इच्छा जाहिर करती तो उसके मामा कोई ना कोई बहाना बना देते थे। वो पढ़ाई बहुत बिजी है। एक दिन दादी जी के दिल को बहुत बेचैनी हो रही थी। उन्हें बार बार कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था और फिर पिछली रात तो उन्होंने अपने सपने में भी अपनी पोती को परेशान देखा था। नव्या उनके सपने में आई थी और कह रही थी, दादी जी आप कैसी माँ है, आपको जरा भी परवाह नहीं कि आपकी बेटी कितनी तकलीफ में है। दादी जी को आमतौर पर सच्चे सपने ही आते थे। सुबह होते ही उन्होंने जिद पकड़ ली कि मुझे नव्या से मिलने जाना है। चाचा जी ने समझाया कि उसके मामू हमें पसंद नहीं करते, वो हमें देखकर नाराज हो जाएंगे। अरे मुझे किसी भी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपनी पोती से मिलना है। 4 महीने हो गए मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची, ठीक से खाना खाया भी है या नहीं। मेरी मासूम सी बच्ची, मैं तो पहले से ही उसे वहां भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान का कहर टूटे उसके मामा पर जो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गया और यूं अपने बड़े बेटे के साथ अपनी ननिहाल पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने लाउंज के अंदर कदम रखा तो उन्हें चीजें की आवाज सुनाई दी। यह चीखें किसी और की नहीं बल्कि नव्या की थी। उसकी मामी उसे बुरी तरह थप्पड़ मार रही थी, जबकि वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर दादी का दिल कांप उठा और उसे वहां से अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर मामी ने एक और अजीब बात कह दी, हवेली में इतने सारे नौकर लड़के हैं, मैं इस बच्ची को बिना किसी रिश्ते के बाहर नहीं भेज सकती। हम इसके साथ जैसा ही सुलूक करें, लेकिन यह यहाँ पर सुरक्षित है। लेकिन मेरे घर पर कोई मर्द नौकर नहीं है, मेरी सिर्फ बेटियां हैं। और फिर उसी वक्त ही दादी ने जान ने बड़े बेटे को वहां बुलाया और उससे कुछ सलाह मशवरा किया। दादी जी का बड़ा बेटा विजयेंद्र रायचंद उनकी नजर में अब नव्या को हवेली लाने का एक ही रास्ता बचा था, किसी तरह नव्या की शादी कराकर उसे इस नर्क से बाहर निकालते। लेकिन नव्या उस वक्त बहुत छोटी थी, सिर्फ 15 साल की। उनके दिमाग में ख्याल आया उनके दोस्त का बेटा रेयांश रायचंद, जो अभी भी लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था और यहीं पर बिजनेस सेट करना चाहता था। हालांकि उसके माँ बाप लंदन में सेटल थे, लेकिन उसे अपने देश में रहकर यही शादी करके यही सब कुछ सेटल करने का मन था। और वीरेंद्र अंकल का दिमाग में रेयांश रायचंद का चेहरा घूम गया। हालांकि वह नव्या से 10 साल बड़ा था और नव्या भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, न ही मानसिक रूप से और न ही शारीरिक रूप से। लेकिन उन्हें किसी न किसी तरह नव्या को यहाँ से निकालना था। तो सब बड़े की रजामंदी से नव्या और रेयांश रायचंद का विवाह कर दिया गया। तो यह पाया गया कि अभी सिर्फ शादी होगी, विदाई 3-4 साल बाद हो जाएगी। रेयांश रायचंद जो अपने बिजनेस को खड़ा करने भाग दौड़ में लगा हुआ था, यह सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वीरेंद्र अंकल ने जब उससे पूछा था वो चाहकर भी मना नहीं कर पाया, क्योंकि वीरेंद्र अंकल के उस पर बहुत बड़े एहसान थे। नव्या के मामा और मामी कुछ न कर सके और वो नव्या को हवेली ले आए। दादी ने नव्या और रेयांश का कमरा अलग ही रखा था और रेयांश को इस बात पर कोई एतराज भी नहीं था। नव्या को तो उस समय इतनी भी समझ नहीं थी कि और वह इस बात पर कोई एतराज भी नहीं था। शुरू शुरू में तो नव्या एक छोटा बच्चा ही समझता था
और वाकई एक छोटी बच्ची जैसी ही थी, हद से ज्यादा शरारती, अपनी मनमानी करने वाली। उसने सबकी नाक में दम कर रखा था और रेयांश रायचंद के साथ जानबूझकर पंगे लेती थी, उसे तंग करती और परेशान करती। वो गुस्सा तो बहुत होता, मगर आज तक कभी भी उसने नव्या को ऊंची आवाज में नहीं पुकारा था। और धीरे धीरे नव्या को अपने रिश्ते का एहसास होने लगा था। हर वक्त गुस्से में रहने वाला खूबसूरत रोबदार पर्सनालिटी का मालिक रेयांश रायचंद उसके दिल पे कब्जा जमा कर बैठा था। ऊपर से उनके बीच बने उस पवित्र रिश्ते का भी असर था। वो मन ही मन रेयांश रायचंद को पसंद करने लगी थी। उसकी मोहब्बत में पूरी की पूरी डूब चुकी थी, लेकिन रेयांश उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। उसे याद है कि एक बार सब लोग शादी पर जा रहे थे, बाकी सारे लोग गाड़ियों में भरकर जा चुके थे। सिर्फ नव्या रह गई थी, क्योंकि उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन दादी ने कहा नव्या इस तरह हवेली में अकेली रहे तो यहाँ तो यह भी सही नहीं है। इसलिए दादी ने जाते हुए रियांश से कहा ताकि नव्या को दवाई दिलाकर अपने साथ शादी में ले आना, और रियांश ने हामी भर ली थी। नव्या को दवाई देकर उसे तैयार होने के लिए कहकर वो चला गया था। करीब आधे घंटे बाद लौटा तो वो अभी भी तैयार नहीं हुई थी। बुरी तरह पसीने से नहाई हुई अपने ब्लाउज की जीप में उलझी हुई थी। रियांश ने अंदर कदम रखा। तुम अभी तक तैयार नहीं हो? वहाँ दादी ने फोन कर करके मेरा बुरा हाल कर दिया है। लेकिन रियांश, मैं तो तैयार हो गई थी, लेकिन इस जीप ने मुझे परेशान कर दिया है। वे बेधड़क रियांश की तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी, जहाँ उसकी जीप पूरी तरह एक जगह पर अटक गई थी। सफेद नाजुक कमर पर रियांश की निगाहें अटक गई थी। यह पहली बार था जब उसने नव्या को इस रूप में देखा था। इस लम्हे में वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लग रही थी। उनकी शादी को 8 महीने हो चुके थे और अब वो 16 की हो गई थी। तो तुम दूसरे कपड़े पहन लो, रियांश ने निगाहें चुराते हुए उसे मशवरा दिया था। दूसरे कपड़े मैंने ट्राई किए थे, बट वो मुझे फिट नहीं आ रहे। बाकी डेली यूज वाले कपड़े हैं, अब उन्हें तो नहीं पहन सकती ना। सारे कपड़े छोटे पड़ गए हैं, बस यही एक लहंगा था जो थोड़ा फिट आ रहा है। हालांकि टाइट तो बहुत है ये भी। रियांश की नजरें उसके भरे भरे वजूद पर अटक गई थी। जब वह इस हवेली में थी वो एकदम दुबली पतली थी, लेकिन इन 8 महीनों में उसका शरीर काफी बढ़ चुका था। उसका ब्लाउज उसकी धड़कने पर बुरी तरह टाइट हो रहा था। प्लीज आप मेरी जीप लगा दे। वो या तो इतनी मासूम थी या फिर बनने का नाटक कर रही थी। वो आग से खेल रही थी। रियांश रायचंद एक जवान जज्बातों से भरपूर मर्द था, और नव्या उसकी पत्नी खूबसूरत कम रूप। वो भूल चुकी थी अगर वह उसके सामने खुद को पेश करेगी तो वो कैसे खुद को संभाल पाएगा। बिना सोचे समझे उसने अपने हाथ जीप की ओर बढ़ाए, और बेध्यानी में रियांश के हाथों ने उसके नाजुक वजूद को महसूस किया था। उसके पूरे बदन में एक स्पार्क हुआ था। वो उसकी बीवी थी, एक जायज रिश्ते में बंधी हुई, और ऊपर से तन्हाई। वो कैसे खुद को संभालता। उसके गले में गिल्टी सी उभरती महसूस हुई थी। गला खुशक हो गया था। नव्या के दाएं तरफ गर्दन पे एक काला तिल था, जिसे छूने के लिए रियांश का मन बेकरार हुआ, और फिर अगले ही पल उसने अपने होठ उस काले तिल पर रख दिए थे। रियांश के गर्म होठों का स्पर्श जैसे ही नव्या को अपनी गर्दन पर महसूस हुआ, वो बुरी तरह कांप उठी थी। भले ही वो रियांश को पसंद करती थी, लेकिन इस तरह रियांश का उसके करीब आना उसे अंदर तक हिला चुका था। वो बिदक कर उससे दूर हटी। रियांश की आंखों में चमक मदहोशी के रंग देखकर वो बुरी तरह बदहवास हुई थी। आप जाए, मैं दूसरे कपड़े पहन लूंगी, बदहवासी से कहते हुए उसने कबर्ड खोलकर कपड़े निकालना शुरू कर दिए। दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेकरार था। उसे अब तक रियांश के होठों का स्पर्श अपनी गर्दन पर महसूस हो रहा था, और रियांश अपनी गलती का एहसास हुआ तो बुरी तरह एहसास। नव्या अभी सिर्फ 16 की थी, और अभी से उस पर इस तरह के जज्बात लुटाना कहाँ की अक्लमंदी थी। उसी दिन से उसने तय कर लिया था कि अपने जज्बात को कंट्रोल में रखेगा। अपने जज्बात कभी भी नव्या पर जाहिर नहीं होने देगा, जब तक कि वो एक समझदार मैच्योर लड़की नहीं बन जाती।
जब तक कि रिश्ते की नाजुकता को समझने नहीं लगती। अभी वह छोटी थी, इन सब बातों की उसे समझ नहीं थी। वो चुपचाप कमरे से निकल गया और नव्या ने अपने दिल की धड़कनों को मुश्किल से काबू किया था। चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और यही वह पहला स्पर्श था जो उसे रेयांश से मिला था। वो रेयांश की संगत के लिए अब बार बार मचलने लगी थी, जबकि रेयांश ने अपने कदम रोक लिए थे। जिस तरह वो रहते थे वहां से उसका ऑफिस काफी दूर था, लगभग 2-3 घंटे लग जाते थे। घर वालों की इजाजत से उसने अपने ऑफिस के पास ही एक अपार्टमेंट खरीद लिया था, लेकिन नव्या की जिद थी कि मैं भी रियांश के साथ जाऊंगी। रियांश के बिना वो कैसे जिएगी, यह सोचकर उसने रोना आ रहा था। सब लोगों ने उसे समझाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन नव्या को एक बात भी समझ नहीं आ रही थी। उसने जिद पकड़ ली थी कि उसे बस रियांश के साथ रहना है। और फिर उसकी जिद देखते हुए घर के बड़ों ने यह फैसला किया कि अब नव्या की विदाई कर देनी चाहिए। लेकिन यह फैसला लेने से पहले दादी ने रेयांश को अपने कमरे में बुलाया था। रेयांश बेटा, नव्या की जिद को देखते हुए मैं पारंपरिक रूप से उसकी विदाई कर देना चाहती हूँ। तुम उसके पति हो और पत्नी का हक होता है उसके पति के साथ रहना। लेकिन रेयांश बेटा, नव्या अभी छोटी है, मासूम है, नादान है, अभी उसे इस रिश्ते की इतनी समझ नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात का मतलब समझोगे। तुम समझदार हो, इस रिश्ते को थोड़ा सा टाइम देना। दादी आप चिंता मत करें, मैं आपकी बात का मतलब अच्छे से समझ गया हूँ। और दादी ने एक सुकून भरी सांस लेते हुए रियांश के माथे को चूम लिया था। और इस तरह रियांश नव्या को लेकर अपने अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो गया। कभी कभी वो दोनों मिलकर हवेली जाते और कभी सारा वक्त अपने अपनों के बीच बिताते। इस वक्त भी वो हवेली में ही थे। नव्या की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो अस्पताल से सीधा नव्या को हवेली लेकर आया था। अभी भी वो छोटी सी गुड़िया की तरह उसके बाजुओं में लेटी हुई थी जब रेयांश ने बहुत ही प्यार से उसके माथे को छुआ था। अब रेयांश नव्या का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगा था। उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते, उसे बाहर घुमाने ले जाता, उसे अपने साथ लगाते हुए अपने होने का एहसास कराता। कभी कभी उसके माथे पर अपने होठ रखते हुए उसे गुड नाइट कहता। और नव्या के लिए तो यही बहुत बड़ा था। वो तो यही चाहती थी। वो रेयांश को लेकर डर गई थी, इनसिक्योर फील करने लगी थी कि कहीं रेयांश उसे छोड़ ना दे। लेकिन रेयांश ने अब उसे धीरे धीरे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना शुरू कर दिया था, तो उसके दिल में एक सुकून उतर गया था और वो खुश रहने लगी थी। पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगी थी। उसके 18वें बर्थडे पर रियांश ने उसे एक मोबाइल गिफ्ट किया था, जिसे पाकर नव्या बहुत खुश थी। रियांश का इरादा था कि नव्या इकोनॉमिक्स का कोर्स करे और बिजनेस में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहे। नव्या को भी कोई आपत्ति नहीं थी, वो खुद भी तो हर कदम पर रियांश के साथ खड़ी रहना चाहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और फिर एक पूरा साल गुजर चुका था। इस एक साल में बहुत कुछ बदल गया था। बस नहीं बदला था तो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार, जो आज भी दोनों वैसा ही महसूस करते थे। उस दिन वो ऑफिस से आया तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन जब अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो नव्या उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। उसके मन में बेचैनी ने सिर उठाया। रेयांश का अपार्टमेंट सबसे टॉप पर था। जरूर नव्या छत पर होगी, क्योंकि उसे बारिश का मौसम बहुत पसंद था। लेकिन बारिश का मौसम एंजॉय करते हुए वो भूल जाती थी कि जरा सा भीगने से ही वो बीमार पड़ जाती थी। यह लड़की कभी नहीं सुधर सकती। रेयांश बड़बड़ाता हुआ ऊपर की ओर बढ़ा था और टेरेस पर पहुंचकर उसके लोगों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। उसका ख्याल सही निकला था। वो बारिश में दोनों हाथ फैलाए बारिश को एंजॉय कर रही थी। रेयांश को देखते हैं वो वहीं से उछल कर बोली, रियांश प्लीज आओ ना, देखो कितना मजा आ रहा है बारिश में। बेवकूफ लड़की, अभी तो मजा आ रहा है, थोड़ी देर में तुम्हारी छींकें शुरू हो जाएंगे। कुछ नहीं होता रियांश, प्लीज आओ ना। कुछ नहीं होता रियांश, प्लीज आओ ना, हम दोनों साथ मिलकर नहाएंगे। और ना जाने क्या सोचकर रियांश भी उसके साथ आकर खड़ा हो गया था। बारिश की बूंदें दोनों को भिगोती जा रही थी और धीरे धीरे नव्या को ठंड लगने लगी थी, लेकिन उसे रियांश की संगत में बहुत सुकून मिल रहा था।
और वो अपनी ठंड को बर्दाश्त करते हुए पूरी तरह बारिश को एंजॉय कर रही थी। लेकिन वो कब तक ठंड को सहन करती? बारिश के पानी से उसे वैसे भी एलर्जी थी। एक जोरदार चीख मारते हुए वो अपने रेयांश के सीने से लग गई। कर ली ना तबीयत खराब, चलो अब नीचे। वो उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आया और टॉवल से उसे सुखाने लगा, साथ उसे डांट भी रहा था। अब बस भी कर दो रेयांश, कितना डांटोगे? वो मुंह फुलाते हुए बोली, साथ ही एक चीख और मार दी। अब जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालता हूँ। उसे बाथरूम की ओर धकेलते हुए बोला और फिर बाथरूम में जाकर गर्म पानी से सावर लेते हुए नव्या की जान में जान आई थी। नव्या, ये लो कपड़े, जल्दी से निकलो, मैंने भी नहाना है। उसने दरवाजे पर नॉक करने के लिए हाथ रखा, लेकिन दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। शायद जल्दबाजी में नव्या उसे अंदर से बंद करना भूल गई थी और दरवाजा अंदर को खुलता चला गया। सामने ही नव्या शावर के नीचे नहा रही थी। रेयांश की नजर उसके खूबसूरत नाजुक वजूद पर पड़ी। उसकी धड़कनें तेज हो गई। बेइख्तियार ही उसके कदम नव्या की ओर बढ़े थे। नव्या सांस रोके रेयांश को देख रही थी। अगले ही पल उसने रेयांश की तरफ अपना रुख फेरा। एक झटके से नव्या को उसके पीछे से अपने सीने से लगा लिया। उसकी गर्दन से गीले बालों को हटाते हुए धीरे धीरे उसकी गर्दन और पीठ पर अपना स्पर्श छोड़ रहा था। जब नव्या 16 की थी तब उसने पहली बार नव्या के लिए अपने दिल में जज्बात महसूस किए थे और आज नव्या 19 साल की हो गई है। पिछले 3 साल से वो खुद पर पहरे बिठा रहा था, लेकिन आज यह पहरे वो खुद तोड़ देना चाहता था। और जब रेयांश के हाथ उसकी नरम धड़कनों पर गए तो नव्या मचलते हुए उसके चौड़े सीने में मुंह छुपा गई थी। उसके कांपते होठों से रेयांश का नाम लिया था। नव्या, प्लीज, अब और नहीं, अब और खुद पर पहरे नहीं बिठा सकता। कहते हुए उसने नव्या को अपनी बाहों में उठा लिया था और अंदर कमरे में लाकर बेड पर बिठा दिया। फिर धीरे से उसके होठों पर झुक गया। धीरे धीरे उसके रस को कतरा कतरा अपने अंदर उतारने लगा। उसके बाद वह उसकी गर्दन पर आया और वहां पर अपनी मोहब्बत के निशान बनाने लगा। वह बुरी तरह मचल रही थी। कभी शर्मा कर उसके सीने में छुप जाती तो कभी चादर को मजबूती से पकड़ लेती। और यह मंजर रियांश के लिए बहुत ही अनोखा, बहुत ही प्यारा था। उसके दिल में ख्वाहिश जगी कि यह पल कभी खत्म न हो। क्या तुम इस रिश्ते की शुरुआत के लिए मानसिक रूप से तैयार हो? कहीं ऐसा तो नहीं मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ? वो एक पल के लिए पीछे हटा, बहुत ही प्यार से उसके चेहरे की ओर देखते हुए पूछा। तो वो तेजी से सिर हाँ में हिला गई। मैं सब कुछ के लिए तैयार हूँ रेयांश, क्या तुम मुझे बर्दाश्त कर लोगी? रेयांश ने एक बार फिर से उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया था तो वो बुरी तरह घबरा गई। यह तो मैं नहीं जानती रेयांश, मगर वादा करती हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि रेयांश उसे बहुत उलझा रहा था। इस तरह की स्थिति का वह पहले कभी सामना नहीं कर पाई थी। रियांशु से एक बार फिर से अपनी बाहों में जकड़ लिया। अगले ही पल जल्दी से अपनी शर्ट उतारी और फिर से उसके ऊपर झुक गया। अब वो उसके चेहरे के हर रूप को छू रहा था। चेहरे से सोते हुए उसकी गर्दन पर आया था और फिर उसकी गर्दन से हो उसकी मुलायम धड़कनों की ओर धीरे धीरे बनने लगा था। और अगले ही पल वो उसके वजूद पे पूरे हक से उतर गया था। मीठा मीठा दर्द नव्या की आंखों में आंसू ले आया था और उसने जोर से अपने नाखून रेयांश के कंधे पर गड़ा दिए थे। यह सब कुछ वो बहुत ही धैर्य से सह रहा था, बल्कि दिल ही दिल में वो खुश भी हो रहा था। तुम्हारे साथ एक बहुत ही अच्छी जिंदगी बिताने वाली है नव्या। वो एक पल के लिए उसे आजाद करते हुए उसके कानों में फुसफुसाया और फिर उसके कान की लो को एक बार फिर से अपने दांतों में दबा गया। तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो? अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो मुझे फौरन बता दो। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल को कुछ होता है। वो एक बार फिर से गहरे लहजे में बोला तो नव्या को अपनी किस्मत पर गर्व होने लगा। उसे अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार महसूस हो रहा था, जो उसे हद से ज्यादा ख्याल रखता था। उसे किसी छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता था, जिस तरह से कोई भी काम करने से पहले छोटे बच्चे से पूछा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से उससे भी पूछ रहा था। तुम मुझसे वादा करो, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी।
वह इन नाजुक पलों में भी उसकी जिंदगी भर का साथ देने का वादा मांग रहा था। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कभी छोड़ सकता हूँ? अगर मैं तुम्हें छोड़ तो सांस लेना भी छोड़ दूंगा, और मेरी यह जिंदगी मेरी सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि यह जिंदगी मैंने तुम्हारे साथ बितानी है। और सारी रात जैसे एक मधुर स्वप्न की तरह बीती थी। पूरी रात वो उसकी मोहब्बत के सावरने में डूबी रही। कभी वह थोड़ा कठोर हो जाता तो कभी अपनी नरमाई से छू जाता। उस रात उसने अपने हर रूप का जादू नव्या पर बिखेर दिया था, और नव्या भी उसके हर रूप की दीवानी हो गई थी। सुबह जब वो उठी तो उसकी नटखट आवाज उसके कानों में गूंजी, अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? अगर शिकायत है तो वो शिकायत भी मैं अभी इसी वक्त तुम्हें दूर कर सकता हूँ। उसने अपने करीब करता हुआ वो शरारत से बोला। वो न जाने कब का उठ गया था और अब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो खड़ा था, जबकि नव्या की तो नींद ही अभी खुली थी। मेरी तौबा, जो अब मैं आपसे कोई शिकायत करूं। रात का जुनूनी रूप याद करके वो बुरी तरह शर्मा गई थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हें यह डर भी नहीं रहा कि मैं अपना हक किसी और दूसरी औरत से ले लूंगा। वो जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। अगर मुझे इस बात का संदेह भी हुआ तो देखना मैं आपका क्या हाल करती हूँ। उसने टाई से पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा था। वह 5 फीट 2 इंच की नाजुक सी लड़की, जो मुश्किल से उसके कंधे तक पहुंचती थी और अपनी मर्जी उस पर बॉस की तरह चलाती थी। अरे नहीं मैडम जी, यह अत्याचार मत कीजिएगा, मैं तो आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, वह नाटकीय अंदाज में बोला, और नव्या खिलखिला कर हंस पड़ी। वो उसे बाहर तक छोड़ने आई थी। जब जाते जाते वो थोड़ा सा उसके करीब झुका। मैं जल्दी आ जाऊंगा, तैयार रहना, हम डिनर बाहर करेंगे और फिर डिनर के बाद आइसक्रीम खाने भी चलेंगे। सच, वो बच्चे की तरह खुश होती हुई बोली थी। मेरा मनपसंद फ्लेवर बटर स्कॉच है, याद है ना? वो बच्चे की तरह खुश हो रही थी। वो चल रही थी और रियांश ने अपना माथा पकड़ लिया था। उसकी पत्नी अभी भी पूरी तरह बड़ी नहीं हुई थी।